हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एबीसी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बार फिर से थैंक्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 9 अपना कंप्लीट किया था। आज हम अपना चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एंड निरूपण। रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ डेटा मतलब कुछ भी डेटा दे दिया जाता है और उस डेटा के अकॉर्डिंग वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता है। उन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजी वे में करते हैं, पर कुछ को फिगर देख करके ही छोड़ ही देते हैं क्वेश्चंस। बट ये जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत इजी होते हैं। ये आपको फ्री के नंबर मिलते हैं जिनको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आता है। इनमें सिर्फ कुछ नहीं करना होता, फिगर को देख करके आंसर को फाइंड आउट करना होता है। आइए, 3 टाइप्स की फिगर आती है हमारी, हम सब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पे चलते हैं हम। अगर आपका ग्राफ ऐसे दे दिया जाता है कि आपको एक्स एक्सिस दे दी एंड वाई एक्सिस, और एक्स एंड वाई एक्सिस पे आपको कुछ नंबरिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 4 8 12 16। अब ये जो आपकी एक्स एक्सिस पे नंबरिंग है ये उसने दिया है कि ये प्रतिदिन टीवी देखने का समय है। मतलब यहाँ पे 1 लिखा है तो इसका मतलब 1 घंटा, ये 2 लिखा है 2 घंटा, ये 3 घंटा, ये 4 घंटा, ये 5 घंटा, ये 6 घंटा, ये 7 घंटा। और इस वाली लाइन पे वाई एक्सिस पे उसने क्या लिखा है, जो वो देगा वही होगा। आपको सिर्फ देखना है कि वो क्या गिवन दे रहा है। ये आपको क्या कह रहा है, विद्यार्थियों की संख्या। इट मीन्स स्टूडेंट्स जो टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे इसने 1 to 2 लिखा है, यानी कि 1 से 2 घंटा देखने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4। 2 से 3 घंटा जो टीवी देखते हैं वो कितने स्टूडेंट हैं, 8। ये ग्राफ बनाए हुए हैं इसने, आप देख लीजिए। अगर ये ग्राफ पे यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा तो आपको क्या करना है, इन वाली वैल्यूज को यहाँ से टच करा देना है। आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यू कौन सी है। अगर आप इनको यहाँ से डॉटेड लाइन में मिला देंगे तो आपको पता रहेगा कि ये वैल्यू कौन सी है। वैसे वो आपको देगा, नहीं भी देता है तो आप इस लाइन से वाई एक्सिस की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 1 से 2 घंटा देखने वाले 4 लोग हैं, 2 से 3 देखने वाले 8 स्टूडेंट हैं, 3 से 4 घंटा जो देखते हैं वो 22 हैं, 4 से 5 घंटा जो है वो 32 स्टूडेंट्स देखते हैं, 5 से 6 घंटे जो है 8 स्टूडेंट देखते हैं, 6 to 7 जो है वो 6 स्टूडेंट देखते हैं। आप देखिए ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। बस जब बहुत ज्यादा घंटे हो रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, अदरवाइज ग्राफ बढ़ रहा है। टीवी देखने का जो टाइम है वो स्टूडेंट्स का बढ़ता ही जा रहा है ना। अब हमें इससे कुछ नहीं करना है, वो तो डेटा उसने दिया है। अब हम अपने क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ग्राफ समझ आया तो आप क्वेश्चंस को देखते हैं। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा। वो कह रहा है कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, मतलब कि ये कह रहा है कितने घंटे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कितने घंटे टीवी देखा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो 4 to 5 में क्या हो रहा है, 32 स्टूडेंट देख रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट देख रहे हैं। तो वो घंटा कौन सा है, 4 to 5। तो इसलिए आपको आंसर देगा वो 3 to 5, 2 to 3, 5 to 6। तो आपको आंसर क्या लगाना है, 4 to 5। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स 32 स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है तो ये वाले स्टूडेंट्स हैं। 32 स्टूडेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स टीवी देख रहे हैं। और कितने घंटे के लिए देख रहे हैं, 4 से 5 घंटे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 व उससे कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 के लिए भी बोला है इसने, 4 व उससे कम। अगर 4 इंक्लूड नहीं होता, 4 इंक्लूड नहीं होता तो ये वाला नहीं लेते 3 to 4। इसने बोला है 4 घंटे व उससे कम, तो इसमें 22 भी आ जाएंगे। ये 22 स्टूडेंट्स हैं, फिर 8 स्टूडेंट भी इसी में आएंगे और 4 स्टूडेंट भी इसी में आएंगे। सबको प्लस कर दीजिए 34। तो 34 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे व उससे कम समय के लिए टीवी देखा। देखिए 4 घंटे है ना, 3 से 4 घंटे, तो 4 से स्टार्ट हो जाइए, पीछे तक जितने भी स्टूडेंट हैं सबको काउंट कर दीजिए। नेक्स्ट में पूछ रहा है कितनों ने टीवी 5 घंटे से अधिक देखा। अब 5 घंटे आपके कहाँ तक थे, यहाँ। 5 घंटे इंक्लूड करने के लिए नहीं बोला है उसने, बोला है कितनों ने 5 घंटे से अधिक टीवी देखा। तो यानी कि ये वाला 32 तो इसमें नहीं आएगा, ये 5 का बॉर्डर था। तो इसमें 5 and 6 मतलब 8 and 6, 8 and 6 को जब आप ऐड करेंगे
तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक टीवी को देखा है। तो जो भी ग्राफ दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं पहले ग्राफ को पढ़ लीजिए अच्छे से, फिर जितने भी क्वेश्चंस हैं ऐसे आप निकाल सकते हैं। इसी फिगर में हो सकता है वो ग्राफ को ऐसे ना दे करके थोड़ा सा ग्राफ को चेंज कर दे। कैसे? आपको देख के ग्राफ को घबराना नहीं है कि ग्राफ में क्या आ गया, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, दोनों एक्सिस दे दे और यहाँ पे आपको वो वैल्यूज दे दे। ऐसे भी करके वो आपको ग्राफ दे सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वो वैल्यू देगा और वो वाई एक्सिस पे भी क्या देगा, आपको वैल्यूज देगा। तो डॉटेड लाइन से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस पे यहाँ पे पूरी वैल्यूज लिखी होंगी 1 2 3 4 5 6, और जब आप वाई एक्सिस से देखेंगे तो ये मान लो 2 आवर्स देख रहा है, ये 4 आवर्स देख रहा है, ये 5 आवर्स देख रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं। इनको ऐसे टच करा दीजिए और यहाँ पे जो भी डिजिट लिखी होगी ये उतने ही स्टूडेंट्स हैं और इतने घंटे ये टीवी देख रहे हैं। मतलब अगर ग्राफ ऐसा होगा, कहने का मतलब ये है कि ग्राफ अगर ऐसे भी चलेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस यहाँ से वैल्यूज को देख लेना है कि ये क्या वैल्यूज है। ठीक है, ये तो हमारे नॉर्मल से ग्राफ हो गए। अगर हमारे पाई चार्ट आते हैं सर्कल वाले, तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल ग्राफ के क्वेश्चन आप कि कोई भी क्वेश्चन आए वो इस मेथड से लगा सकते हैं। अब हम पाई चार्ट को देखते हैं। पाई चार्ट से पहले एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी का। यहाँ पे एक दिया गया है कि यहाँ पे किसी भी चावल का या गेहूं का किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है और ये 1000 टन में हो रहा है। मतलब कि 2001 में 40 टन उत्पादन हुआ, 2002 में 30 प्रोडक्शन हुआ, 2003 में 70 हुआ, 2004 में 25 हुआ, 2005 में 55 हुआ एंड 2006 में 50, 2017 में 80 टन हुआ और 2008 में 90 टन हुआ। तो इतने टन क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी चीज का। अब वो क्या बोल रहा है, वो आपसे अपने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2003 की तुलना में 2003 की तुलना में कंपैरिजन में 2004 में कितने % कमी आई, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो परसेंटेज में आपने पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था आपको कमी कैसे निकाली जाती है। पहले तो दोनों का डिफरेंस 2003 एंड 4 में वैल्यूज को देख लीजिए, 70 है और आपकी वैल्यू क्या है 25 है। तो सबसे पहला जो आपका काम क्या होगा, 70 में से आप 25 को माइनस करेंगे, क्योंकि हम लॉस करते थे, परसेंटेज लॉस कैसे निकालते थे, लॉस अपॉन नीचे लॉस के केस में कौन सी वैल्यू आती थी, ज्यादा वाली। तो हमें क्या लिखना है 70 इंटू 100। बस इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वही आपकी परसेंटेज कमी हो जाएगी। अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो सेम रहता, इन दोनों को माइनस करना था, नीचे जो वैल्यू आती वो छोटे वाली वैल्यू होती, वो परसेंटेज प्रॉफिट हो जाता। ठीक है, वो परसेंट लॉस पूछ रहा है, कमी आई है, तो दोनों का डिफरेंस अपॉन बड़े वाली वैल्यू। तो ये आप जब डिफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, यहाँ पे 70 एंड 100। अब आप इसको काटेंगे तो ये पूरा नहीं कटेगा, फ्रैक्शन में आपका आंसर आ जाएगा 64.2। तो ऐसे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर देगा, निकाल करके आप आंसर लगा सकते हैं। परसेंटेज कमी भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे उसने परसेंटेज वाला चैप्टर जो है यूज किया हुआ है। अब नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कितने वर्षों में उत्पादन औसत वर्ष से एवरेज से अधिक था। मतलब वो पूछ रहा है कि पहले एवरेज निकालना आता है आपको, जहाँ पे औसत उत्पादन आ जाए या औसत आ जाए, एवरेज आ जाए, तो एवरेज कैसे निकालता है, सबको प्लस कर दीजिए और जितने भी डिजिट हैं उतने ही नंबर से उसको डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साल दिए गए हैं, तो 8 को हम 8 से हम डिवाइड कर देंगे किसको, इनको सबको डिजिट को प्लस कर लीजिए। जब हम इनको सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 70 30 100 140 140 एंड 50 190 190 90 270 270 380 एंड 440। तो आपको इनको सबको वैल्यू को 40 30 70 25 55 50 80 90 सबको प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 440। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। ये इससे आपका क्या निकलेगा, एवरेज। तो
अब आप इसको काट करके इसका इजीली एवरेज निकाल सकते हैं। 8 5 जा 40, 4 बचेगा, 8 5 जा 40। अब आपका एवरेज क्या आया 55। क्वेश्चन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, अब आप देखिए कितने वर्षों में उत्पादन औसत उत्पादन से अधिक था। औसत उत्पादन हमारा प्रोडक्शन कितना था 55। अब देख लीजिए कितने साल में 55 से वैल्यू अबव है। ये रहा 55, इससे अबव कितनी वैल्यूज है 70 80 एंड 90, ओनली 3 ईयर्स। 2003 में, 2007 में और 2008 में 55 से ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है। तो इसलिए वो क्या पूछ रहा है कितने सालों में, तो 3 ईयर्स। 2 भी देगा, 4 भी देगा, 5 भी देगा आपको ऑप्शन में। तो अपना आंसर आपको लगाना है। एवरेज निकाल करके एवरेज से कंपेयर, वो इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता था कितने वर्षों में एवरेज उत्पादन से कम था, कितने वर्षों में उत्पादन एवरेज उत्पादन से कम था। तो फिर हम क्या करेंगे 55 से कम जितने भी हैं 1 2 3 4, 55 से कम कितने वाले हैं 4, तो 4 ईयर्स आंसर आ जाता। ज्यादा वाला पूछे तो ज्यादा वाला, कम वाला पूछे तो कम। अब हम पाई चार्ट को देख लेते हैं। देखिए ये पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन्हें वृत्त आरेख भी बोलते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप यहाँ पर देखिए इसने क्या किया है, एक फिगर बना दी है, उसमें परसेंटेज वैल्यूज में उसको डिवाइड कर दिया है कि 15% एजुकेशन पे हुआ है, और एजुकेशन के बीच में भोजन, ये पूरा भोजन का ही है। 25% भोजन पे उसने, खाने पे, फूड पे खर्च किए हैं। 10% जो है वो उसने कपड़ों पर खर्च किए हैं। 15% उसने बचत की है। 20% अन्य अदर्स खर्चे हैं उसके। 5% परिवहन ट्रांसपोर्टेशन पे उसने खर्च किया है, और 10% उसके मकान का किराया है। मतलब जितने भी रुपये उसको मिल रहे थे उसमें से उसने इतने इतने परसेंटेज ऐसे उसने खर्च कर दिए। तो ये उसने ओवरऑल उसका क्या निकाला, एक्सपेंडिचर, मतलब उसका कितना खर्चा हुआ, और फिर बता दिया कि जितने उसके पास रुपए थे उसमें से 15% उसने सेव भी किए हैं। अब हमें पता है कि अगर परसेंटेज वैल्यू दे तो हमें याद रखना है ये टोटल जो हमारा सर्कल होगा ये कितने परसेंट का होगा, 100% का। अगर यहाँ पे ये किसी की परसेंटेज ना लिखे, ये बोले, और अब आपके पास क्वेश्चन आए कि भोजन पर उसने कितना परसेंट व्यय किया, तो आप कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन यही हो जाता है कि भोजन पर उसने कितना परसेंट व्यय किया, आप इनको सबको प्लस करेंगे। ये 10 और 15 प्लस 25, 25 और 5 30 और 2 50 60 और 75% हो गया इनको प्लस करके। अब आपको कुछ नहीं करना है, 100 में से 75 माइनस कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। क्योंकि ये जो सर्कल होता है ये टोटल मिला करके 100% का होता है अगर परसेंटेज में पूछे। अभी ये क्वेश्चन डिग्री में भी कराएंगे, डिग्री के केस में 360 डिग्री का होता है, याद रखना है। परसेंटेज में 100% का, डिग्री के केस में 360 डिग्री का। तो परसेंटेज में क्या करना है, अगर भोजन के लिए पूछे तो हमने देखा इन सबको प्लस किया और 100 में से माइनस करके हमें पता चल गया भोजन का परसेंटेज 25 है। यहाँ पे उसने आपको गिवन दिया था, ये आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया कि अगर ये वाला भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे, वह सबसे अधिक था, वो पूछ रहा है इनमें से सबसे अधिक वह उसने किस चीज पे किया, मतलब खर्चा, जो पैसे सबसे ज्यादा उसने खर्च किए वो किस चीज पे किए। यहाँ पे आपको फिगर से ही पता चल रहा है कि भोजन पर वो सबसे ज्यादा व्यय कर रहा है, क्योंकि ये सब 15 10 20 5% है, ये वाला क्या है 25%। 25% उसने सबसे ज्यादा खर्च किया, वो किस पे किया है, भोजन पे। तो यहाँ पे भोजन भी होगा, आंसर में क्या होगा, अन्य भी होगा, बचत होगा, कपड़े होंगे। तो आपको भोजन पर टिक करके आना है, वहां पे जो भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार की कुल बचत के बराबर कौन सा मद है। अब ये पहले तो बचत पे देख लीजिए कितने परसेंट बचत की उसने, 15%। तो देख लीजिए 15% यहाँ किसी और का भी है क्या, क्योंकि उसने बोला उसके बराबर कौन सा मद है। 15% एजुकेशन पे भी खर्च कर रहा है वो, शिक्षा पे। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षा आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है परिवार की कुल बचत के बराबर कौन सा मद है। बराबर आप देख लीजिए जिसकी परसेंटेज वैल्यू सेम होगी तो वही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बताए तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिखी है, ये ऐसा भी हो सकता है इस ग्राफ के स्टार्टिंग में एक लाइन दे दी जाए कि वो इतना कमा रहा है, तो फिर आपसे वो पूछ ले, अगर उसने एक लाइन स्टार्टिंग में दे दी कि वो पर मंथ 30,000 रुपये कमाता है, और वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले, नेक्स्ट क्वेश्चन बता रही है, इसको भी होल्ड रखिए।
अगर वो शुरू में लिख देता है कि पर मंथ वो 30,000 रुपये कमा रहा है, उसके बाद वो पूछे कि कपड़े पे कितना व्यय कर रहा है, कपड़े पे कितना किया उसने 10%, तो 30,000 का आप 10% निकाल लेंगे, 10/100, परसेंटेज वैल्यू ऐसी निकलती है। आंसर आपका आ जाएगा 3,000, कि उसने कपड़ों पर 3,000 रुपये खर्च किए 30,000 में से। ठीक है, ये तो था एक नॉर्मल क्वेश्चन, जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता था उनके लिए बताया गया है। अब अगर ये वाला क्वेश्चन आए कि परिवार की बचत जो है वो 3,000 है, बचत दे दी उसने 3,000। अब आपको पता है बचत कितने परसेंट थी, 15%, तो 15% की वैल्यू आपकी किसके इक्वल है, 3,000 के इक्वल। वो आपसे पूछ रहा है कपड़ों पर व्यय कितना होगा। सबसे पहले कपड़ों पे देख लीजिए कितने परसेंट है, 10% की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। 15% की वैल्यू आपको गिवन है तो आप 1% की निकाल लेंगे। कैसे, 3,000/15, 1% के लिए निकल गई और 10% के लिए अब 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना होता, जो गिवन होता है वो अपॉन में आ जाता है, जो पूछा जाता है वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। क्योंकि 15% की वैल्यू उसने 3,000 दी है, 1 के लिए निकाल लेंगे, 1 के लिए क्या हो जाएगा 3,000/15, और 10% के लिए जब आप निकालेंगे 3,000/15 इंटू 10 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारा आंसर आ गया 2,000 रुपये। 2,000 रुपये उसने कपड़ों पर व्यय किए। तो कपड़ों की जगह अगर वो कुछ भी पूछे आपसे, परिवहन पर पूछ लेता 5%, तो यहाँ पे 5% के लिए आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे। जो भी आपसे पूछेगा परसेंटेज में, आप वही वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपका परसेंटेज वाला क्वेश्चन, पाई चार्ट का। अब पाई चार्ट का एक और, डिग्री के केस में आप परसेंटेज में कोई भी आएगा आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ये सब फाइंड आउट करना आता है जो आपको बताया गया है। अब डिग्री के केस में क्या होगा, ये डिग्री दी है, अगर डिग्री में पाई चार्ट दिया जाए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब अभी हमने कहा कि हम डिग्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो डिग्री के केस में अगर ये वैल्यूज परसेंटेज में ना हो करके डिग्री में हो, तो ये टोटल जो वैल्यू होगी सर्कल की ये 360 डिग्री होगी, अब 100 नहीं होगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोई भी एक आपको क्या कर देगा, वो गायब कर देगा, और इन सब की वैल्यूज को देने के बाद वो आपसे पूछेगा बास्केटबॉल पर कितने डिग्री उसने एंगल बनाया। तो कितने डिग्री का एंगल बना होगा बास्केटबॉल पे, आप इनको सबको प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद वही 360 में से माइनस कर देंगे, तो आपकी यहाँ पे वैल्यू बास्केटबॉल के लिए यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे 63 आ जाएगा। आप इनको सबको एक बार प्लस करके देख लीजिए, ये वैल्यू हमारे पास नहीं है। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज हैं, यहाँ पे इधर प्लस कर देते हैं हम, 81, 41, 31, 45, 36 एंड 63, सबको प्लस करेंगे 9 और ये 5, 14, 15, 16, 17, 7 और 1 आपका कैरी 9, 13, 16, 20, 23 एंड 29, 297 आपका सबका प्लस करके आया। आपको क्या करना है, इसको 360 में से माइनस करना है, 297, तो 3 आ गया यहाँ पे, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, तो क्या आया 63। तो ऐसे हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ये वाला भी मिस कर सकता है। क्वेश्चन में अभी गिवन है, पर मैंने आपको एक बताया कि केस ये भी बनता है अगर इनमें से कोई भी एक गायब कर दे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो आपसे कह रहा है कुल कितना परसेंट उसने टेनिस पे खर्च किया। आपको पता है यहाँ पे डिग्री की वैल्यू है, परसेंटेज में वो पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे। हमें पता है कि 360 डिग्री किसके इक्वल है, यहाँ पे 100% के, क्योंकि अगर सर्कल परसेंट में होता तो वैल्यू 100% होती, और डिग्री में है तो 360। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिग्री की 100/360। जब 1 की निकालते हैं तो हम अपॉन में ले जाते हैं। और वो आपसे कितने डिग्री की पूछ रहा है, वो पूछ रहा है टेनिस पर कितना खर्च हुआ। टेनिस पे डिग्री की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे आप वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी 45 से, बस जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। अगर आपको निकालना आता है इनको परसेंटेज से डिग्री में, डिग्री से परसेंटेज में, तो आप इन क्वेश्चंस में कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आंसर इनके एकदम बिल्कुल करेक्ट होते हैं। क्वेश्चन इजी होते हैं, बस थोड़ा सा इनको
समझने में प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, हमें यही देखना है कि कैसे इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। 360 डिग्री की वैल्यू को 100% के इक्वल रख दीजिए और 1 के लिए निकाल लीजिए 100/360 और 45 डिग्री के लिए वो बोल रहा है, तो ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब एक हमारा यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमारे से डिग्री से परसेंटेज में ले जा रहा है, तो हम ऐसे करेंगे। अगर ये क्वेश्चन परसेंटेज में होता और वो डिग्री में आपसे पूछता तो यहाँ पे इधर आप 100 लिखेंगे। 100% किसके इक्वल है? 360 के। 1% 360/100। और अगर वो आपको 20% के लिए पूछता या कितने का भी पूछता तो 360/100 इंटू 20। परसेंटेज से डिग्री में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, डिग्री से परसेंटेज में जाएंगे तो हम ये वाला मेथड अप्लाई करेंगे। अब इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा। अब 0 से 0 हमारी कैंसिल हो गई थी। 2 and 2 10/, यहाँ आ जाएगा आपका 5 5 5 ज़ा 25 25/2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 1/2%। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बस जैसे वो आपको बोल रहा है ऐसे ही करते जाइए तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाता है। अब नेक्स्ट में वो आपको बोल रहा है, यहाँ तो हमने डिग्री से परसेंटेज में गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कुल खर्च 2 करोड़ रुपए है, यानी कि इन सब पे जो कुल खर्चा हुआ 360 डिग्री पे टोटल जो खर्चा हो रहा है वो कितना है? 2 करोड़ रुपए। अब वो आपसे बोल रहा है तो क्रिकेट और हॉकी पर कुल मिलाकर कितना खर्च होगा। सबसे पहले आप देख लीजिए, क्रिकेट पर कितना कर रहा है? 81 और हॉकी पे कितना कर रहा है? 63। तो इन्हें ऐड कर दीजिए तो ये क्या आ गया? 4 और ये 14, यानी कि 140 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और 360 डिग्री की वैल्यू आपको दी गई है। यहाँ पे परसेंटेज का कुछ नहीं पूछा है इसलिए 100 पे हम नहीं जाएंगे, डिग्री की ही वैल्यू पूछी है। 360 डिग्री पर कितना खर्च कर रहा है वो? 2 करोड़। ये हो गया आपका 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और वो 1 पे कितना करेगा? इतने अपॉन 360 और वो पूछ रहा है 144 डिग्री। 144 कहाँ से आया था? क्योंकि क्रिकेट और हॉकी बोला है, दोनों की डिग्री को प्लस कर दिया तो 144 के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू? 144 से मल्टीप्लाई। अब आप काटेंगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका कुल खर्च होगा क्रिकेट और हॉकी में। कुल मिलाकर के जितना भी उसका खर्चा हुआ है वही आपका आंसर होगा। काट दीजिए इसको। 6 6 ज़ा 36, 6 2 ज़ा 12, 2 4 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 0 0 0 0 0। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो आपका ये वाला आंसर होगा। 0 अपनी काउंट कर लेना, आंसर में सभी दिया गया होगा 80,000, 80 करोड़, 80 लाख। तो आप देख लेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे डिग्री वाले हो गए, परसेंटेज वाले भी सॉल्व हो गए और जो आपके ग्राफ वाले होते हैं स्टार्टिंग में कराए वो भी आपको सॉल्व करा दिए गए हैं। तो ग्राफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो डिग्री में आए परसेंटेज में आए, अब आप सोल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ है, सिंगल क्वेश्चन बिना ग्राफ के था। देखते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, इसके लिए कोई ग्राफ नहीं दिया गया और पाई चार्ट का ही क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया था? लास्ट से लास्ट ईयर में ये हमारा 2018 में आया था यूपी टेट में कि 240 में से एक स्टूडेंट ने 52 अंक जो हैं वो प्राप्त किए हैं। एक स्टूडेंट के 240 में से 52 नंबर जो है उसको मिले हैं। पाई चार्ट में पूछ रहा है इसके लिए कितना एंगल होगा, यानी कि आपको कोण निकालना है। अब देख लीजिए, हमें कैसे पता चलेगा कि पाई चार्ट में इसका एंगल कितना होगा? हमें खुद से माइंड लगाना होगा। टोटल नंबर यहाँ पे कितने हैं? 240। तो 240 के लिए यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल है हमें पता है? 360, क्योंकि हमें पता है जो एंगल होते हैं वो 360 में काउंट होते हैं जब टोटल की बात की जाए। तो यानी कि जब 240 नंबर के लिए उसके पास कितना डिग्री का एंगल था, क्योंकि पूरे ही टोटल मार्क्स 240 है तो 240 के लिए 360 डिग्री का एंगल है और 1 के लिए कितना हो जाएगा? 360/240। और वो आपसे पूछ रहा है 52 नंबर्स के लिए कितना हो जाएगा?
360 अपॉन 240 इंटू 52। 1 के लिए निकाल करके 52 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, एंगल होगा जो 52 डिग्री के लिए एंगल बना था। काटते हैं। 4 1 जा 4 2 जा 4 4 3 जा 12। ये आ गया आपका 78 डिग्री। तो आपका आंसर आ जाएगा डिग्री में 78 डिग्री। वो आपको बहुत सारे आंसर देगा, पर जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आंसर में आपका आंसर क्या आ जाएगा, 78 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक टर्म है अर्थमेटिक मीन। एएम से भी डिनोट करते हैं इसको। ये क्या होता है अर्थमेटिक मीन? हिंदी में इसको समांतर माध्य बोलते हैं, या खाली माध्य भी लिखा आ सकता है एग्जाम में कि माध्य को फाइंड आउट करिए या समांतर माध्य को फाइंड आउट करिए। ये एक औसत की तरह ही वर्क करता है। एवरेज में क्या होता है, हम जितनी भी वैल्यूज हैं सबको प्लस कर देते हैं और जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उससे उसको डिवाइड दे करके आंसर को हम निकाल आते हैं। कैसे निकलता है? माध्य इक्वल टू, फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार, प्रेक्षणों का योग, मतलब सबकी जो वैल्यू होगी सबको इंडिविजुअली प्लस कर देते हैं और उसके बाद वो क्या कह रहा है, प्रेक्षणों की संख्या, मतलब जितने भी वो हैं प्रेक्षण आपको दिए जाएं। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि सम ऑफ द टर्म्स एंड अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे फाइंड आउट करते हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर कराते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20 का माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कि अर्थमेटिक मीन निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अर्थमेटिक मीन वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको कुछ नहीं करना है, पहले इन सारी वैल्यूज को आप प्लस कर दीजिए। आप जब इन सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रेक्षणों का योग यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करके आपकी वैल्यू आ जाएगी 1110। उसके बाद आपको क्या करना है, देखना है प्रेक्षणों की संख्या। देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल 10 है, तो 10 से इसे डिवाइड कर दीजिए। यही हमारा क्या होगा, अर्थमेटिक मीन होगा। तो 11 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं, अगर फॉर्मूला पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन आया हुआ है, 2 बर्तनों में 30 लीटर और 60 लीटर दूध आता है। एक थ्योरी बोल देते हैं कि 2 बर्तन है आपके पास, एक में क्या आता है, एक बर्तन में आपके पास 20 लीटर दूध आ रहा है और एक बर्तन में आपका 60 लीटर मतलब 60 लीटर दूध आ रहा है। यदि दोनों में बराबर बराबर दूध रखा जाए तो प्रत्येक बर्तन में कितना दूध होगा? वो कह रहा है कि 20 वाले में 20 नहीं रखना, 60 वाले में 60 नहीं, क्या करना है हमें, दोनों में ही इक्वल दूध को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली के केस में वही दोनों में बराबर बराबर बढ़ना है। कुछ स्टूडेंट तो इसको रीजनिंग का बना करके क्या कर देंगे, 60 है और इसमें 20 है, उसका 20 इधर ले आएंगे, 40 हो जाएगा और यहाँ पे भी 40 रह जाएगा, तो दोनों में 40 रह जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं जिनसे नहीं होगा, वो 60 और 20 को प्लस कर दीजिए और बाय 2। 60 20 आपका क्या हो जाएगा, 80, और 80 अपॉन 2 करोगे तो 40, यानी कि एक में भी 40 और दूसरे में भी 40। प्लस करके देख लीजिए 80 हुआ, तो बस 40 दूध दोनों में आ जाएगा। तो ऐसे आप इजीली अर्थमेटिक मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और टर्म आती है रेंज। रेंज क्या होता है, जिसे हिंदी में परिसर बोलते हैं। जिसको इसका फॉर्मूला पता होगा वो इसको बहुत इजीली कर सकता है। इसको रेंज बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में प्रसार भी बोलते हैं और परिसर भी बोलते हैं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। अगर हमें प्रसार को निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी होता है। क्या करना है, उच्चतम पद माइनस न्यूनतम पद, न्यूनतम पद मीन्स
जो मैक्सिमम वैल्यू होगी जितनी भी टर्म्स दी जाए वो, और एक जो मिनिमम वैल्यू होगी जितनी भी टर्म्स दी जाए उनको उठा करके मैक्सिमम वाली में से मिनिमम वाली को माइनस कर दीजिए, वही उसकी क्या होगी, रेंज होगी। ये कभी कभी ग्राफ में भी दे दिया जाता है कि ग्राफ बना दिए बहुत सारे और फिर वो आपसे रेंज पूछ ले, तो रेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे वाले की वैल्यू, इसकी वैल्यू 80 दे दी, इसकी 20 और बाकी ये सब 30 एंड 25 ये सब है, तो सबसे बड़े वाला उठाइए, सबसे छोटे वाला 80 माइनस 20, यहाँ पे 60 आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ में आए तो भी आपको यही करना है, और अगर ये नॉर्मल वैल्यूज भी दे तो भी आपको यही करना है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। उसने दिया है 25, 15, 23, 40, 27, 25, 23 एंड 42 का रेंज फाइंड आउट करिए, परिसर फाइंड आउट करिए। तो कैसे करेंगे आप, इसमें देख लीजिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 42, 42 को उठाइए। अब देख लीजिए मिनिमम वैल्यू कौन सी है सबसे छोटी, 15, इसको उठाइए, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस करके आपका आंसर आ जाएगा 27। बस रेंज अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये टफ नहीं है, आप इसको बहुत इजी मेथड में फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है माध्यिका, मीडियन बोलते हैं जिसको। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। माध्यिका के लिए हमारा फिक्स्ड फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको इंग्लिश में मीडियन एंड हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। इसके लिए अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे इवन है, मतलब कि 8 टर्म्स आपको दे दी जाए या फिर 10 टर्म्स दे दी जाए, 6 टर्म्स दे दी जाए, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो इवन होना चाहिए। इवन के केस में क्या फॉर्मूला लगता है, n/2 का पद, मतलब n/2th टर्म, th, n/2th टर्म एंड n/2 +1 टर्म, मतलब n/2 में आप प्लस कर देंगे 1 को, फिर वापस दोनों पदों को लिखने के बाद प्लस करने के बाद बाय 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लिखा है वापस, n टर्म, n/2 टर्म। अगर आपको क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो विषम, ओड हो, यानी कि 7 हो, 5 हो, 9 हो, नंबर ऑफ टर्म जो है वो इवन नहीं हो, ओड हो, तो आप क्या करेंगे, n+1/2। पहले उसमें क्या किया था, पहले /2 किया था, बाद में 1, यहाँ पे पहले 1 प्लस करेंगे, फिर /2 प्लस करने के बाद वापस, मतलब n+1/2th टर्म। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, इनके क्वेश्चंस देखते हैं तब समझ आएगा। एक क्वेश्चन है आपके पास, ये कह रहा है 17, 18, 24, 25, 35, 36 एंड 46। अब ये क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे तो उसने क्या है आपको सीक्वेंस में लगा करके दिया है। जनरली क्वेश्चन को सीक्वेंस में कभी नहीं देगा, इस वाले क्वेश्चन में सीक्वेंस का भी ध्यान रखना है। 64, लाइक एग्जांपल ले लीजिए, 36, 46, 17, 18, 25 एंड 35। अब देख लीजिए इतनी सारी टर्म दी है, पहले तो देखिए यहाँ पे कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। इट मीन्स फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, विषम, ओड वाला, ठीक है। बट फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हमारा सबसे पहला काम है, हम इनको क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। सबसे पहले सबसे छोटी लिखेंगे, क्या लिखना है हमें, असेंडिंग। इसका मेथड यही है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लीजिए इसे, 17, 18, 24 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 35 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, देन 46। अब आपको देखना है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ कितनी है, 7। तो 7 के केस में आपको क्या करना है, इसने बोला है n+1/2, यानी कि n की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 7 टर्म है, तो 7 में 1 प्लस कर दीजिए, 8/2th टर्म। 8/2th टर्म मतलब 4 आ जाएगा, जब इसको काटोगे तो 4th टर्म, 4वां पद है ना। 4th टर्म हमारी कौन सी है, जो आपने इसको बढ़ते क्रम में लिखा था, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था, उसी में आप 4 टर्म देख लेंगे, 1 2 3 4, ये 25 आपका आंसर होगा। वह पद ढूंढना है हमें, जो वो पद होगा वही हमारा आंसर होगा।
कैसे किया एक बार और देख लीजिए। जो क्वेश्चन दिया गया हो, इसमें आपको क्वेश्चन ये दिया गया था और इसमें मीडियन इसकी फाइंड आउट करनी थी। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे मीडियन? कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए, बढ़ते क्रम में। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए, यहाँ पे 7 था तो विषम वाला फॉर्मूला लगेगा n+1/2। n की वैल्यू कितनी थी? 7 टर्म थी यहाँ पे, तो +1 किया 8 हो गया, 8/2 4 आ गया, और बाद में लिखा है वह पद, यानी कि फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमारी कौन सी है? 1, यहाँ से इधर से काउंट करेंगे आप लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म आपकी 25 है, तो 25 आपका आंसर हो जाएगा। एक इवन का और देख लेते हैं एग्जाम्पल। सेम ही एग्जाम्पल ले लीजिए, एक डिजिट बढ़ा देते हैं उसमें। सेम एग्जाम्पल असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगाया था, तो उसी में पहले लगे लगाए ले लेते हैं। आप का जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको लगाएंगे। मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए ले रही हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझा दी गई है। 25 एंड 35, 36 एंड 46। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 हुए थे ना, एक और ले लीजिए, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, 48 ले लीजिए, ठीक है। अभी कितनी डिजिट हो गई? सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, आप देख लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में है, यस, बढ़ते क्रम में। अब कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं यहाँ पर हमारे पास। तो इन 8 नंबर्स का हम क्या करेंगे? देखना है, सम है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो जाएगा। 8/2, यहाँ पे लिखा है n/2 पद, टीएथ टर्म, प्लस 8/2 प्लस 1 पद, टीएथ टर्म अपॉन 2। तो 8/2 क्या हो जाएगा? फोर्थ टर्म, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 8/2 4, और पहले 2 करना है, बाद में प्लस करना है, तो पहले 4 आया, +1 करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? फिफ्थ टर्म, और अपॉन 2। बस फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे वापद दोनों जगह है ना। फोर्थ टर्म कौन सी होगी? 1 2 3 4, 4 ये रही और फिफ्थ ये रही, तो 25 + 35, फोर्थ टर्म की वैल्यू रख दी, फिफ्थ टर्म की वैल्यू रख दी, अपॉन 2। अब कुछ नहीं करना है जनरल, बस सिंपल इसको क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, 40 50 60, 60/2, यहाँ पे 30 आपका आंसर आ जाएगा। इस टाइप से आप अपने क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मेथड पता है। बस ये देख लीजिए, 2 चीज़ों को याद रखना है मीडियन में। पहले तो आप डिजिट, ये नंबर्स चेक करेंगे ऑड है कि इवन है, और एक असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का याद रखना है। बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें ये हमारा मीडियन कंप्लीट हो गया। अब हम मोड, एक लास्ट टर्म और रह रही है, मोड। मोड क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं, जिसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं। बहुत इजी होता है, बस कुछ स्टूडेंट्स पहचान जाते हैं, कुछ स्टूडेंट नहीं पहचानते। ज़्यादातर होता क्या है, मोड वह पद जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आए, मतलब जो टर्म इसमें बार बार यूज हो रही है, सबसे ज़्यादा बार यूज हो रही है, वही आपका मोड होता है। तो आप कैसे निकालेंगे? हमें यहाँ पे देखना है कि मोड की वैल्यू क्या होगी। एक एग्जाम्पल दे दिया गया, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। यहाँ 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4, तो 1 देखना कितनी बार यूज हुआ है, 1 1 1, 1 जो है वो 3 बार यूज हुआ है, 3 टाइम्स। 2 की वैल्यू देखो, 2 2 2 2, 2 कितनी बार यूज हुआ है? 4 बार, ठीक है, 4 टाइम्स। यहाँ पे 4 देखो कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार, है ना, 2 बार। 3 कितनी बार यूज हुआ है? ओनली 1 टाइम। सब हमने देख लिया। अब कुछ नहीं करना है, जो सबसे ज्यादा बार यूज हुआ हो, ज्यादा टाइम्स यूज हुआ हो, वही हमारा आंसर है। देख लीजिए 1 2 3 4, ये 4 बार क्या यूज हुआ है हमारा? 2, यानी कि 2 यहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है, 2 2 2 2, 2 ही सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, जो 4 टाइम्स आया। बाकी कोई 3 टाइम्स है, कोई 2 टाइम्स है, कोई 1 टाइम है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। जो सबसे ज्यादा बार आ रहा हो वही आपका बहुलक कहलाता है, जिसको मोड कहते हैं। लाइक एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 1 2 5 1 2 3 1, ये आपका एग्जांपल है। देख लीजिए 2 कितनी बार यूज हुआ है? 1 2 3 टाइम, पर 1 देखो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, 4 टाइम्स यूज हुआ है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 1। जो सबसे ज्यादा बार यूज हो रहा है वही आपका मोड होगा, जिसको हम बहुलक कहते हैं। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ डेटा कंप्लीट होता है ये चैप्टर। अब इसके क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं, मेथड्स पता है, तो ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर होता है, और इसमें से आता भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
आप इसको प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करिए और नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 11 को डिस्कस करेंगे जो रीजनिंग से रिलेट करता है कि कुछ क्वेश्चंस कभी कभार रीजनिंग से रिलेटेड भी आते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वही हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।